इमेजिन दिस फॉर एक सोसाइटी है जहां टेक्नोलॉजी सब कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट भगवान। और दूसरी सोसाइटी है जो पूरी तरह इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, यानी जंगल, मौसम, इन सब चीजों पर। अलग अलग प्लैनेट्स लगते हैं, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये बस ह्यूमन एवोल्यूशन के दो डिफरेंट रास्ते हैं, बस इतना ही। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अनपैक टुडे। तो इससे पहले कि हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की इस सुपर फैसिनेटिंग दुनिया में जंप करें, एक छोटा सा काम कर दो। हाँ, जरूर। जल्दी से सब्सक्राइब बटन स्मैश करो, नोटिफिकेशन बेल को रिंग डिंग डिंग कर दो, और हाँ, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। रेडी हो? लेट्स डू दिस। एब्सोल्युटली। आज हम कल्चरल एवोल्यूशन और मटेरियलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट्स में गहराई से उतरेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कुछ पुरानी डस्टी थ्योरीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। ऑसम। तो आज का लर्निंग मैप, हमारा सफर कैसा दिखेगा? चलो देखते हैं। फर्स्ट, हम लेस्ली व्हाइट, जूलियन स्टुअर्ट और मार्शल सेहलिन्स के अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे कल्चरल एवोल्यूशन पर। द थ्री बिग नेम्स। फिर हम नियो एवोल्यूशनिज्म की थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। ओके। उसके बाद वी विल इवैल्यूएट लेस्ली व्हाइट्स अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एवोल्यूशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम फोकस करेंगे जूलियन स्टुअर्ट की कल्चरल इकोलॉजी और मल्टीलिनियल एवोल्यूशन पर। द एनवायरनमेंट का है। गॉट इट। विल ऑल्सो लुक एट अ क्रिस्प नोट ऑन नियो एवोल्यूशनिज्म। फिर हम 19th सेंचुरी एवोल्यूशनिस्ट्स और नियो एवोल्यूशनिस्ट्स के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझेंगे। ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। एग्जैक्टली। इसके बाद एक और नोट देखेंगे ऑन नियो इवोल्यूशनिज्म एंड कल्चरल इकोलॉजी। इनका कनेक्शन। ठीक है। एंड फाइनली हम मार्विन हैरिस के कल्चरल मटेरियलिज्म के फैसिनेटिंग आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। इट्स अ पैक्ड जर्नी, पर हम हर क्वेश्चन को आराम से टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। परफेक्ट। लेट्स किक ऑफ विद आवर फर्स्ट बिग आइडिया। क्वेश्चन है, डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ लेस्ली व्हाइट, जूलियन स्टुअर्ट एंड मार्शल सेहलिन्स इन द लाइट ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। 15M 2022। Okay, the broad micro theme here is the shift from classical unilinear evolution to multidimensional neo-evolutionary paradigms in anthropology. ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। इस सेक्शन को हम कहते हैं इवोल्यूशन के तीन महारथी, व्हाइट, स्टुअर्ट एंड सेहलिन्स। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ, पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं। 19th सेंचुरी में स्कॉलर्स सोचते थे कि सारी सोसाइटीज एक ही सीधे रास्ते पर चलती है, इवोल्यूशन का एक ही पाथ था। मतलब सैवेजरी से बारबारिज्म से सिविलाइजेशन तक, वो वाला आइडिया। बिल्कुल। पर वो बहुत स्पेक्यूलेटिव था, मतलब बस अंदाजे पर बेस्ड था। फिर ये तीन थिंकर्स आए एंड उन्होंने कहा, होल्ड ऑन, लेट्स मेक दिस साइंटिफिक। राइट। उन्होंने टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ह्यूमन एजेंसी को मिलाकर कल्चरल चेंज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वेट, आई थिंक आई हैव अ वे टू सिंप्लीफाई दिस। बिल्कुल। लेट्स इमेजिन तीन दोस्त हैं जो एक वीडियो गेम डिजाइन कर रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, बताओ। पहला दोस्त लेस्ली व्हाइट कहता है गेम का लेवल तभी ऊपर जाएगा जब प्लेयर ज्यादा पावर अप्स यानी एनर्जी कलेक्ट करेगा। मोर एनर्जी, मोर प्रोग्रेस, सिंपल। ठीक है, ये व्हाइट का पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा दोस्त जूलियन स्टुअर्ट ऑब्जेक्ट करता है। वो कहता है नो 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 नो, लेवल डिजाइन मैप के हिसाब से होना चाहिए। अगर डेजर्ट मैप है तो अलग स्ट्रैटेजी, जंगल मैप है तो अलग, एनवायरनमेंट डिसाइड्स द गेम प्ले। अच्छा, तो ये स्टुअर्ट हो गया, लोकल एडेप्टेशन। और फिर तीसरा दोस्त सैलेंस आता है और कहता है गाइज चिल, तुम दोनों सही हो, हमें प्लेयर का ओवरऑल प्रोग्रेस भी देखना है विच इज जनरल एवोल्यूशन, पर हमें मैप स्पेसिफिक एडेप्टेशंस यानी स्पेसिफिक एवोल्यूशन को भी रिस्पेक्ट करना है। इज दैट अ फेयर एनालॉजी? दैट इज अ परफेक्ट एनालॉजी, मतलब इससे बेहतर नहीं हो सकता। इट कैप्चर्स द कोर टेंशन एंड द फाइनल सिंथेसिस ब्यूटिफुली। चलो बढ़िया है। चलो अब इसके बेसिस पर मॉडल आंसर ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन। आपको स्टेज सेट करना है। राइट। स्टार्ट बाय सेइंग कि कल्चरल एवोल्यूशन 19th सेंचुरी की स्पेक्यूलेटिव आर्मचेयर थ्योरी से आगे बढ़कर एक साइंटिफिक अप्रोच, नियो एवोल्यूशनिज्म की तरफ बढ़ा। ओके। Then introduce our three heroes, White, Stewart and Sahlins as the key architects of this shift. गॉट इट। अब आते हैं मेन कोर्स पर, द बॉडी। आई एम गेसिंग हम हर थिंकर को एक एक करके देखेंगे। Exactly. First, A. Leslie White, Neo-Evolutionism and Energy. उनका मेन आइडिया है कि कल्चर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब हीट एंड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल। इसका एक फेमस फॉर्मूला है, C = E raised to T। यहाँ C है कल्चरल डेवलपमेंट, E है अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड पर कैपिटा और T है उस एनर्जी को यूज करने वाली टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी। C = E raised to T। ओके। उनके लिए टेक्नोलॉजी ही सब कुछ ड्राइव करती है। सोचो, एवोल्यूशन फॉर हिम वाज अ स्ट्रेट लाइन। पहले ह्यूमन एनर्जी, फिर एनिमल एनर्जी, फिर फॉसिल फ्यूल्स और फिर न्यूक्लियर एनर्जी। और इसका बेस्ट सब्सटेंसिएशन या एग्जांपल क्या होगा? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे ही फॉसिल फ्यूल एनर्जी आई, पूरी सोसाइटी, फैमिली स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी सब कुछ कंप्लीटली बदल गया। इसी को टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी इज द हीरो फॉर व्हाइट। व्हाट अबाउट स्टुअर्ट? नेक्स्ट इज बी. जूलियन स्टुअर्ट, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन एंड कल्चरल इकोलॉजी। स्टुअर्ट ने व्हाइट की ग्रैंड थ्योरी को देखा और कहा, ये तो बहुत ज्यादा जनरल है। उसने यूनिवर्सल मॉडल को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स स्पेसिफिक कल्चरल प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं। एनवायरनमेंट इज द की है। हाँ, उनका कोर कॉन्सेप्ट था कल्चर कोर। ये क्या है? इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सबसिस्टेंस एक्टिविटीज और टेक्नोलॉजी जो एक सोसाइटी अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करती है। ठीक है। ये कोर डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। बाकी चीजें जैसे रिलीजन, आर्ट, पॉलिटिक्स, द सुपर स्ट्रक्चर,
वो कम इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसका कोई क्लासिक केस स्टडी है? बिल्कुल। द शोशोने ट्राइब, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहां रिसोर्सेज बहुत कम थे। इस एनवायरनमेंट ने उनके सिंपल, नोमैडिक, बैंड लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को शेप किया। उनके पास कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनाने के लिए रिसोर्स ही नहीं थे। So if White had a telescope looking at all of humanity, Stewart had a microscope looking at one specific tribe in its environment. एग्जैक्टली क्या बात है? तो फिर साहलिन्स ने क्या किया? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सी मार्शल साहलिन्स, जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन। साहलिन्स वाज द ग्रेट सिंथेसाइजर। उसने कहा व्हाइट और स्टुअर्ट दोनों सही हैं, दे आर जस्ट लुकिंग एट टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, उन्होंने दोनों को मिला दिया? हाँ, ही प्रपोज्ड अ ड्यूअल पर्सपेक्टिव। जनरल एवोल्यूशन, जो कि कल्चर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है, टुवर्ड्स कम्प्लेक्सिटी, ये व्हाइट का आइडिया था। और दूसरा? स्पेसिफिक एवोल्यूशन, जो एक कल्चर अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में लोकल एडेप्टिव चेंजेस करता है, ये स्टुअर्ट का आइडिया था। इंटरेस्टिंग। उनका ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी वाला आइडिया भी तो है। यस, रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ही आर्ग्यूड दैट हंटर गैदरर्स पुअर नहीं थे, वो एफ्लुएंट थे, क्योंकि उनकी वांट्स, उनकी जरूरतें बहुत कम थी और उन्हें पूरा करने के लिए दिन में बस 4-5 घंटे काम करना पड़ता था। वाह। इसके सब्सटेंसिएशन के लिए यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनेशियन सोसाइटीज, जहां लोकल आइलैंड के रिसोर्सेज डिसाइड करते थे कि एक सोसाइटी सिंपल ट्राइब बनेगी या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड चीफ्डम। अमेजिंग। तो इसका मतलब साइलेंस ने दोनों वॉरिंग आइडियाज को एक साथ ला दिया। तो फिर कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए? इन द कंक्लूजन यू शुड समराइज कि कैसे इस ट्रियो ने मिलकर एंथ्रोपोलॉजी को बदला। They moved it away from racist, speculative armchair theories and grounded it in empirical research based on technology and environment. मतलब उन्होंने इसको एक साइंस बना दिया। बिल्कुल, they made the study of cultural change a science. दिस इज क्रिस्टल क्लियर। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, स्ट्रक्चर पर। इस आंसर में मार्क्स मैक्सिमाइज करने के लिए एक स्टूडेंट टेबल कैसे यूज कर सकता है? Excellent question. एक सिंपल 3 कॉलम टेबल बनाओ। कॉलम 1 थिंकर, व्हाइट, स्टुअर्ट, साइलेंस। कॉलम 2 कोर कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल एवोल्यूशन, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, सिंथेसिस। कॉलम 3 मेन ड्राइवर, एनर्जी टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बोथ। इट शोज ब्रिलियंट क्लैरिटी। स्मार्ट। अब एक कंटेंट क्वेश्चन। व्हाइट का फॉर्मूला C=EA×T थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है। ये आज के डिजिटल एज पर कैसे अप्लाई होता है? इट्स सरप्राइजिंगली रेलेवेंट। बस वेरिएबल्स बदल दो। आज E यानी एनर्जी है डेटा और T यानी टेक्नोलॉजी है AI एंड कंप्यूटिंग पावर। ओह वाओ। जितनी एफिशिएंटली एक सोसाइटी डेटा को AI से हार्नेस करती है, उतनी ही उसके कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। सो दैट्स कूल ना? दैट इज सुपर कूल। ओके, बैक टू स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन को रियली इंपैक्टफुल बनाने के लिए बेस्ट ओपनिंग लाइन क्या हो सकती है? Start with a punch. कुछ ऐसा. Moving beyond the speculative armchair theories of the 19th century, a trio of anthropologists, Leslie White, Julian Stewart, and Marshall Sahlins, revolutionized the study of cultural change by grounding it in scientific materialism. ये लाइन एग्जामिनर के अटेंशन immediately grab करती है. आई लव दैट। कंटेंट क्वेश्चन। क्या हम स्टुअर्ट के कल्चर कोर कॉन्सेप्ट को मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर जैसी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं? Absolutely. सोचो, एक टेक स्टार्टअप का कल्चर कोर क्या है? उसकी कोडिंग टेक्नोलॉजी और उसका वेंचर कैपिटल फंडिंग एनवायरनमेंट। हाँ, ठीक है। ये कोर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली शेप करता है। फ्लैट हायरार्कीज, कैजुअल ड्रेस कोड्स, 24/7 वर्क रिचुअल्स। इट्स अ परफेक्ट मॉडर्न एप्लीकेशन। माइंड ब्लोइंग। एक और स्ट्रक्चर क्वेश्चन। कंक्लूजन में साइलेंस को व्हाइट और स्टुअर्ट के सिंथेसाइजर के रूप में पोर्ट्रे करने का सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका क्या है? आप लिख सकते हैं कि Sahlins brilliantly bridged the gap between the universal law-giving approach of White and the particularistic adaptive framework of Stewart, creating a more holistic understanding of cultural evolution. नाइस। और एक फाइनल कंटेंट क्वेश्चन। साइलेंस का ओरिजिनल एफ्लुएंस सोसाइटी वाला आइडिया, ये मॉडर्न कंज्यूमरिज्म को कैसे चैलेंज करता है? It's a fundamental challenge. ये हमें सिखाता है कि एफ्लुएंस का मतलब ज्यादा चीजें होना नहीं है। इसका मतलब जरूरतों का कम होना भी हो सकता है। दैट्स अ डीप थॉट। It forces us to ask, क्या हम सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं अगर हमें 12 घंटे काम करना पड़ रहा है सिर्फ उन चीजों के लिए जो हमें बताया गया है कि हमें चाहिए? It's a powerful philosophical question. That's a thought that will stay with me. Okay दोस्तों, अब एक मेंटल वर्कआउट का टाइम है. I want you to pause and practice saying this out loud. White saw evolution through the lens of energy, Stewart saw it through the lens of the environment, and Sahlins synthesized both perspectives. Rehearse this. ये आपकी मेमोरी में स्टिक हो जाएगा. In short, ये डिस्कशन दिखाता है कि कल्चरल एवोल्यूशन का कोई एक सीधा हाईवे नहीं है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल पावर और हमारी एनवायरमेंटल रियलिटी के बीच का एक कॉम्प्लेक्स डांस है। Brilliant. तो हमने एवोल्यूशन के 3 अलग-अलग नजरिए समझे. अब let's zoom out and look at the whole theory of neo-evolutionism in detail. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है. Explain the theory of neo-evolutionism 6M 2009. Wow, a 60 marker. हाँ. The broad micro theme is the post-1940s theoretical shift from 19th century unilinear evolution to a materialist and ecological framework for understanding cultural change. Yes, इस सेक्शन को कहते हैं न्यू एवोल्यूशनिज्म, एवोल्यूशन रीलोडेड। तो ये रीलोडेड एवोल्यूशन क्या था? ये एक डायरेक्ट रिएक्शन था एक स्कॉलर फ्रांस बोआस के अगेंस्ट, जिन्होंने कई सालों तक ये आर्ग्यू किया कि हमें कोई बड़ी थ्योरीज नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, एंटी थियरी स्टांस था उनका. हाँ, न्यू एवोल्यूशनिस्ट ने साइंटिफिक रिगर वापस लाया। उन्होंने प्रोग्रेस को एक सीधी लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक पैराबोलिक कर्व की तरह देखा,
सोसाइटीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाती हैं और फिर कभी-कभी वापस एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नए वर्जन ऑफ सिंपल पर आ जाती हैं। पैराबोलिक कर्व, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? लेट मी ट्राई। गो फॉर इट। म्यूजिक का एवोल्यूशन सोचो। पहले सिंपल फोक म्यूजिक था जिसे सब लोग मिलकर गाते थे, कम्युनल था। फिर कॉम्प्लेक्स क्लासिकल म्यूजिक आया जिसे लोग कॉन्सर्ट हॉल्स में प्राइवेटली सुनते थे, इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। ठीक है, आगे। और अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है जो ग्लोबली कनेक्टेड है पर ऑफन कोलैबोरेशन और रीमिक्सेस पर बेस्ड है। एक सोफिस्टिकेटेड नया फॉर्म ऑफ कम्युनल। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड। सिंपल। डज दैट वर्क? That's a fantastic, memorable example. It perfectly illustrates the parabolic curve. अब मॉडल आंसर के लिए इंट्रोडक्शन में नियो इवोल्यूशनिज्म को बोआस के हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के रिएक्शन के रूप में फ्रेम करना है और ये पैराबोलिक कर्व का आइडिया जरूर मेंशन करना। गॉट इट। और एक 60 मार्कर के बॉडी के लिए हमें बहुत डिटेल होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, हमें अपने सभी मेन प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। फर्स्ट, एसीमा यूनिवर्सल इवोल्यूशन, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ लेस्ली वाइट स्टार है। उनके थर्मोडायनामिक लॉ C=E/T को फिर से एक्सप्लेन करो। ओके। उनका टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का आइडिया और उनके 3 लेयर्स ऑफ कल्चर, टेक्नोलॉजिकल बेस, सोशियोलॉजिकल मिडल और आइडियोलॉजिकल टॉप, ये सब एक्सप्लेन करना है। इसमें कोई अच्छा एग्जांपल? वाइट का अपना ऑब्जर्वेशन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर। उन्होंने कहा था कि जिन सोसाइटीज में फूड स्कार्सिटी होती है वहां फैटनेस को ब्यूटीफुल माना जाता है, Right. लेकिन जिन सोसाइटीज में फूड का सरप्लस है जैसे मॉडर्न वेस्ट, वहां लीन बॉडीज आइडियल बन जाते हैं। ब्यूटी यूनिवर्सल नहीं है, ये टेक्नो इकोनॉमिक बेस से जुड़ी हुई है। दैट इज अ कंट्रोवर्शियल बट पावरफुल पॉइंट। हु इज नेक्स्ट? सेकंड, बी, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन एंड कल्चरल इकोलॉजी। ये जूलियन स्टुअर्ट का डोमेन है। एक्सप्लेन करो कि कैसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टेजेस को रिजेक्ट किया और जिसे वो पैरेलल्स ऑफ लिमिटेड ऑकरेंस कहते थे उस पर फोकस किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है सिमिलर एनवायरनमेंट्स और टेक्नोलॉजीज सिमिलर कल्चरल एडेप्टेशंस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हर कोई सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा। उनका कल्चर कोर कॉन्सेप्ट शोशोन ट्राइब के केस स्टडी के साथ फिर से एक्सप्लेन करो। सो वी हैव द यूनिवर्सलिस्ट एंड द पर्टिकुलरिस्ट। व्हाट्स द थर्ड पार्ट? थर्ड है C, जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन। ये मार्शल साइलेंस का सिंथेसिस है जो हमने अभी डिस्कस किया। जनरल एवोल्यूशन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और स्पेसिफिक एवोल्यूशन लोकल एडेप्टेशन के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करो। उनकी पॉलिनेशियन सोसाइटीज की स्टडी को प्राइम एग्जांपल के तौर पर यूज करो। Okay, so White, Stewart and Salins are the core. Is there anyone else for a 60 mark answer? Yes, for extra depth, you must include D, यूनिवर्सल आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ वी गॉर्डन चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन आता है। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैनकाइंड एज अ होल को देखा। अच्छा। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यूज करके टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस पर बेस्ड यूनिवर्सल स्टेजेस प्रपोज किए, जैसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर और अर्बन रेवोल्यूशन सिटीज। उन्होंने वाइट के थ्योरेटिकल आइडियाज को मटेरियल प्रूफ दिया। Perfect. So the conclusion should tie all this together, right? प्रिसाइसली। आप कंक्लूड कीजिए ये कहकर कि नियो एवोल्यूशनिज्म ने इन वेरियस थिंकर्स के थ्रू मटेरियलिज्म और कॉजालिटी को एंथ्रोपोलॉजी में रीइंट्रोड्यूस किया। इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चर की स्टडी को फिर से साइंटिफिक बनाया। Awesome. चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस टैकल करते हैं। स्ट्रक्चर, इतने बड़े 60 मार्क्स के आंसर में एक स्टूडेंट इन स्कॉलर्स के बीच वेटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे? गुड स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। वाइट और स्टुअर्ट को कोर में रखो, उन्हें लगभग 30-35% स्पेस दो ईच। सेलेंस और चाइल्ड को सपोर्टिंग पिलर्स की तरह यूज करो टू ऐड डेप्थ एंड न्यूआंस, लगभग 15% ईच। इससे एक वेल बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनेगा। मेक सेंस। कंटेंट क्वेश्चन, हमने पैराबोलिक कर्व के लिए म्यूजिक का एग्जांपल यूज किया, कोई और मॉडर्न एग्जांपल हो सकता है? नॉलेज के बारे में सोचो। पहले नॉलेज ओरल ट्रेडिशंस में थी, कम्युनिटी शेयर करती थी, कम्युनल। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई और नॉलेज बुक्स में स्टोर हुई, प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेट इंडिविजुअल। और अब हमारे पास इंटरनेट और विकिपीडिया है, एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनल नॉलेज। वही पैटर्न है। दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल। स्ट्रक्चर, एक स्टूडेंट इस लंबे आंसर को और एंगेजिंग बनाने के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? विजुअल्स लंबे आंसर्स में की होते हैं। वाइट के लेयर के एक मॉडल का एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाओ। नीचे एक बॉक्स टेक्नोलॉजी, ऊपर एरो के साथ सोशियोलॉजी बॉक्स और एक और एरो ऊपर आइडियोलॉजी बॉक्स। ये टेक्स्ट के मोनोटोनी को तोड़ता है। कंटेंट क्वेश्चन, वाइट का ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वाला आर्गुमेंट, क्या वो आज के सोशल मीडिया एज में भी वैलिड है? मोर वैलिड देन एवर। आज टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया फिल्टर्स, एडवांस्ड कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को डायरेक्टली डिफाइन कर रही हैं, और ये सब एनर्जी सरप्लस की वजह से ही पॉसिबल है। हमारे पास इन चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम और पैसा जो स्टोर्ड एनर्जी है। वाइट का लॉजिक होल्ड करता है। फैसिनेटिंग। स्ट्रक्चर क्वेश्चन, स्टुअर्ट के फ्रेज पैरेलल्स ऑफ लिमिटेड अकरेंस को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? एक सिंपल एनालॉजी यूज करो, सिमिलर रेसिपी सिमिलर केक्स। अगर आप दो अलग अलग किचन्स में सेम इंग्रेडिएंट्स, एनवायरनमेंट टेक और सेम रेसिपी कल्चरल लॉजिक यूज करोगे तो रिजल्ट कल्चर भी सिमिलर ही होगा। सिंपल एंड इफेक्टिव। और एक फाइनल क्रिटिकल कंटेंट क्वेश्चन, क्या न्यू एवोल्यूशनिज्म कल्चर को बहुत ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक नहीं दिखाता? मतलब जैसे इंसानों का कोई रोल ही नहीं है? दैट इज द सिंगल बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट, और आपको इसे मेंशन करना ही चाहिए। ये अक्सर ह्यूमन एजेंसी, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और सिंबॉलिक मीनिंग के रोल को कम कर देता है। ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क है लेकिन कंप्लीट नहीं। ओके दोस्तों, अब आपकी बारी। पॉज हियर और पैराबोलिक कर्व को म्यूजिक या नॉलेज एग्जांपल का यूज करके किसी दोस्त को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। गो ऑन, ट्राई इट। इन शॉर्ट,
नियो एवोल्यूशनिज्म ने एवोल्यूशन के ग्रैंड आइडिया को लिया और उसे एक प्रिडिक्टेबल मटेरियल प्रोसेस बनाया जो डेस्टिनी से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट की टैंजिबल फोर्सेस से चलता है। वाओ, दैट वाज डीप। नियो एवोल्यूशनिज्म का कोर आइडिया अब सुपर क्लियर है। अब लेट्स पुट ऑन आवर लैब कोट्स और लेस्ली वाइट के काम को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं। The question is, what do you understand by neo-evolutionism? Evaluate how Leslie A. White's approach is helpful in understanding cultural evolution. 2000. ठीक है। The broad micro theme is the materialistic and thermodynamic framework of Leslie White as a tool to explain the universal trajectories and revolutionary shifts in human culture. Right. Let's call this one Leslie White, the energy man. White का अप्रोच कल्चरल रेवोल्यूशंस को पॉलिटिकल इवेंट्स के तौर पर नहीं बल्कि एनर्जी कैप्चर में आए मैसिव लीप्स के तौर पर देखता है। Okay? उनके लिए कल्चर सिर्फ ह्यूमन आइडियाज का कलेक्शन नहीं था, ये एक सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी थी, एक सिस्टम जो अपने खुद के लॉज पर चलता था और प्राइमरी लॉ था ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हार्नेस करने का ड्राइव। A super organic entity, ये किसी sci-fi मूवी से लगता है। Let me try to make it real. हाँ बिल्कुल। The smartphone revolution, ये सिर्फ एक नया डिवाइस नहीं था। It was a revolution in capturing and using information and energy. इसने हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, how we connect on social media, और हमारी आइडियोलॉजी को, how we think about privacy, completely बदल दिया। That is pure Leslie White in action, right? That's a perfect modern example. You've captured it perfectly. अब मॉडल आंसर के लिए हाँ, बताइए। The introduction should be crisp. न्यू एवोल्यूशनिज्म को बोएस के अगेंस्ट एक रिएक्शन के रूप में ब्रीफली डिफाइन करो और फिर सीधे वाइट के स्पेसिफिक थर्मोडायनामिक और मटेरियलिस्टिक अप्रोच पर फोकस करो। Okay, intro done. इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन के लिए बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर चाहिए। फर्स्ट पार्ट ए, अंडरस्टैंडिंग लेस्ली वाइट्स थर्मोडायनामिक अप्रोच। यहाँ उनके लॉ C = E × T को एक बार फिर एक्सप्लेन करो। उनके लेयर केक मॉडल ऑफ कल्चर टेक्नोलॉजी एट द बेस को एक्सप्लेन करो और टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को डिफाइन करो। ठीक है, पहले थियरी एक्सप्लेन करनी है, फिर पार्ट बी, हेल्पफुलनेस इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल रेवोल्यूशन। ये आंसर का कोर है। एक्सप्लेन करो कि वाइट ने ह्यूमन हिस्ट्री को एनर्जी रेवोल्यूशंस के लेंस से कैसे देखा। The agricultural revolution, the fuel revolution, industrial revolution, and the impending nuclear energy revolution. एग्जाम्पल। Why? Fatness versus lean bodies वाला beauty standard example यूज करो और उनका inevitable innovation का आइडिया भी मेंशन करो, जैसे कैलकुलस न्यूटन और लाइबनिस ने ऑलमोस्ट एक साथ डिस्कवर किया, इसलिए नहीं कि वो यूनिक जीनियसेस थे बल्कि इसलिए कि साइंस का कल्चर उसके लिए रेडी था। That's a powerful idea. So first explain the theory, then show its usefulness. What's the evaluate part? वो फाइनल पार्ट है C, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आपको दोनों साइड्स डिस्कस करने हैं। Strengths or weaknesses? हाँ, स्ट्रेंथ्स। वाइट का अप्रोच एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क देता है। इट्स साइंटिफिक। वीकनेसेस, ये ओवर जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक कल्चर्स के लिए काम नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ह्यूमन एजेंसी, फ्री विल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। तो कंक्लूड करने के लिए हमें एक फाइनल जजमेंट देना होगा। यस, द कंक्लूजन शुड स्टेट कि वाइट का अप्रोच मैक्रो लेवल रेवोल्यूशंस को समझने के लिए पावरफुल है, बट इट ओवर सिंप्लीफाइज थिंग्स। लेकिन उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में ग्रैंड थियरी बिल्डिंग को रिवाइव करना था। Got it. Let's do some cross questions. Structure. डायरेक्टिव है evaluate. इसको एड्रेस करने के लिए आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें? A good rule of thumb is the 40-40-20 rule. 40% आंसर थ्योरी को एक्सप्लेन करे, 40% उसकी हेल्पफुलनेस पर हो एग्जाम्पल्स के साथ, और फाइनल 20% एक बैलेंस्ड क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो जिसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों हो। That's a great formula. Content. वाई का इनएविटेबल इनोवेशन का आइडिया आज की दुनिया से कोई अच्छा एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक कार्स सोचो, टेस्ला, गूगल, एप्पल और सारी ट्रेडिशनल कार कंपनीज ने लगभग एक ही टाइम पर उन्हें डेवलप करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी रेडी थी। एग्जैक्टली, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बेस, बैटरी टेक, सॉफ्टवेयर और कल्चरल नीड, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस रेडी थी। द इनोवेशन वाज इनएविटेबल। वाओ, इट्स एवरीवेयर वंस यू स्टार्ट लुकिंग। स्ट्रक्चर, इस आंसर में फ्लो चार्ट का यूज कैसे कर सकते हैं? बहुत इफेक्टिवली। एक सिंपल लीनियर फ्लो चार्ट बनाओ। इंक्रीज इन एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, सोशल सिस्टम शिफ्ट, आइडियोलॉजिकल चेंज। ये उनकी पूरी थ्योरी को एक सेकंड में विजुअली रिप्रेजेंट करता है। कंटेंट। वाइट के मॉडल में आइडियोलॉजी सबसे ऊपर है, इसका मतलब क्या वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है? अनइम्पॉर्टेंट नहीं, डिपेंडेंट। उनके मॉडल में आइडियोलॉजी मटेरियल बेस से शेप होती है। ये जस्टिफिकेशन लेयर है। जो टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाता है जो उस सिस्टम को नेचुरल और सही दिखाए। स्ट्रक्चर। वीकनेसेस वाले पॉइंट को बैलेंस कैसे करें विदाउट साउंडिंग टू नेगेटिव? एकेडमिक फ्रेजिंग यूज करो। वाइट वाज रॉन्ग कहने के बजाय कहो व्हाइल क्रिटिक्स लाइक जूलियन स्टुअर्ट आर्ग्यू, या डिस्पाइट इट्स पावरफुल एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क द मॉडल इज नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशंस। इससे एक बैलेंस्ड स्कॉलरली पर्सपेक्टिव दिखता है। फाइनल कंटेंट क्वेश्चन थोड़ा फिलोसॉफिकल। क्या वाइट का लॉ C = EXT ह्यूमन हैप्पीनेस को मेजर कर सकता है? नहीं, और शायद यही इसका सबसे प्रोफाउंड क्रिटिक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी और एनर्जी को मेजर करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ या ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के बारे में कुछ नहीं कहता। एक कल्चर एनर्जी में हाई हो सकती है पर हैप्पीनेस में लो। That's a deep thought. Okay. Listener, ready for a challenge? Pause for a moment और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को वाइट के C = EXT फॉर्मूला से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। You can do it. इन शॉर्ट,
लेस्ली वाइट का अप्रोच एक पावरफुल सैटेलाइट इमेज की तरह है। ये कल्चरल कॉन्टिनेंट्स और टेक्टोनिक शिफ्ट्स की बड़ी पिक्चर देखने के लिए एक्सीलेंट है, लेकिन ये गलियों में लाइफ की डिटेल्स को मिस कर देता है। ओके, सो वाइट ने हमें बड़ी यूनिवर्सल सैटेलाइट पिक्चर दी, बट व्हाट अबाउट लाइफ इन द स्ट्रीट्स? चलो गियर स्विच करते हैं और जूलियन स्टुअर्ट की कल्चरल इकोलॉजी की दुनिया में डाइव करते हैं। द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल इकोलॉजी? इवैल्यूएट हाउ जूलियन स्टुअर्ट्स पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीलाइनरी रिवोल्यूशन, 1998. ठीक है। The broad micro theme. Julian Stewart's contribution to neo-evolutionism through the methodology of cultural ecology to explain the diverse pathways of societal development. परफेक्ट ट्रांजिशन। इस सेगमेंट का टाइटल रखते हैं जूलियन स्टुअर्ट, एनवायरनमेंट इज किंग। सिंपली पुट, कल्चरल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन सोसाइटीज अडैप्ट टू देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स। Right. ईट्स, एलीज और कंट्री रोड्स हैं। यही मल्टीलाइनियल पाथ्स ऑफ एवोल्यूशन है। I love that highway and streets analogy. Let me try a modern one. Sure. Imagine दो कॉफी शॉप्स हैं। एक बिजी टूरिस्ट एरिया में है, दूसरा एक क्वाइट यूनिवर्सिटी कैंपस में। दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। हाँ, इसलिए उनका कल्चर कोर, देयर मेन्यू, प्राइसिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, इवन द वाइब सब अलग होगा। They will evolve on different paths. This is multilinear evolution in a coffee cup. That's another brilliant relatable analogy. तुम इस चीज को समझ रहे हो। मॉडल आंसर के लिए इंट्रोडक्शन में कल्चरल इकोलॉजी को डिफाइन करना है और जूलियन स्टुअर्ट को इस कॉन्सेप्ट के सेंटर में रखना है। Okay, intro set. बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करें इसके लिए? फिर से 3 क्लियर पार्ट्स। फर्स्ट, ए, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इकोलॉजी एंड द कल्चर कोर। कल्चरल इकोलॉजी को डिफाइन करो, फिर उनका की कॉन्सेप्ट कल्चर कोर एक्सप्लेन करो। ठीक है। आपको उनकी 3 स्टेप मेथोडोलॉजी भी मेंशन करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स प्राइम केस स्टडी है शोशॉन ऑफ द ग्रेट बेसिन, जहां पिनियन नट ट्रीज की स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ने उनके सोशल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली डिटरमिन किया। So first explain the tool, which is cultural ecology. What's next? सेकंड, बी, हेल्पफुलनेस इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिनियर एवोल्यूशन। ये दिखाओ कि ये टूल हमें मल्टीपल एवोल्यूशनरी पाथ्स देखने में कैसे हेल्प करता है। उनका रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म एक्सप्लेन करो। Right. फिर उनका कॉन्सेप्ट पैरेलल्स ऑफ लिमिटेड ओकरेंस एक्सप्लेन करो। इसका बेस्ट सब्सटेंसिएशन उनकी 5 एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कंपैरेटिव स्टडी है, जो सब एरिड एनवायरनमेंट्स में इमर्ज हुई और उन्होंने इरिगेशन के बेसिस पर सिमिलर पैटर्न्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन डेवलप किए। Okay, so we've explained the concept and shown its application. What about the evaluate part? वो थर्ड सेक्शन है, सी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। स्ट्रेंथ्स, स्टुअर्ट ने साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग वापस लाई। वीकनेसेस, कल्चर कोर को डिफाइन करना कभी-कभी मुश्किल होता है और उनका मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कभी-कभी सेम एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट कल्चर्स क्यों मिलती हैं। Right, so environment isn't everything. For the conclusion, what's the final takeaway? कंक्लूड ये कहकर कि स्टुअर्ट का अप्रोच स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशंस को समझने के लिए इनक्रेडिबली रोबस्ट है। और अगर आप एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो उनका अपना पावरफुल कोट यूज करो। What is lost in universality is gained in the concreteness and specificity of cultural laws. That's a killer quote. Let's move to cross questions. Structure. आंसर में शोशोन और एंशिएंट सिविलाइजेशंस दोनों केस स्टडीज को कैसे बैलेंस करें? हर केस स्टडी को एक स्पेसिफिक काम दो। शोशोन एग्जाम्पल को कल्चर कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज करो और एंशिएंट सिविलाइजेशंस एग्जाम्पल को मल्टीलिनियर एवोल्यूशन का प्रूफ देने के लिए यूज करो। इस तरह वो कंपीट नहीं करते, वो कोलैबोरेट करते हैं। स्मार्ट। कंटेंट क्वेश्चन। आज की दुनिया में कल्चर कोर का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? सिलिकॉन वैली। उसका कल्चर कोर है उसकी टेक्नोलॉजी, कोडिंग और उसका इकोनॉमिक अरेंजमेंट, वेंचर कैपिटल। ये कोर वहां की वर्क कल्चर से लेकर सोशल लाइफ तक सब कुछ डिक्टेट करता है। ग्रेट एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर। वीकनेसेस वाले सेक्शन में एरापिश एंड मुंडुगुमोर का एग्जाम्पल मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टुअर्ट के मॉडल की लिमिट दिखाता है। ये प्रूव करता है कि एनवायरनमेंट एक लौता फैक्टर नहीं है जो कल्चर को शेप करता है। कल्चर का अपना इंटरनल लॉजिक, हिस्ट्री और वैल्यूज भी होते हैं। राइट। कंटेंट। स्टुअर्ट का मॉडल बहुत लोकल है। क्या ये ग्लोबलाइजेशन जैसे ग्लोबल फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकता है? इट स्ट्रगल्स, और ये एक वैलिड क्रिटिक है मेंशन करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में एक सिमिलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाता है, लेकिन लोकल कल्चर्स उस पर अलग-अलग यूनिक तरीकों से रिएक्ट और अडेप्ट करती हैं। ये दिखाता है कि उनके मॉडल को अपडेट करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर। स्टुअर्ट के कोट को कंक्लूजन में यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है? कोट को बिल्कुल एंड में रखो टू लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ये डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये बताता है कि आपने सिर्फ समरी नहीं पढ़ी है, आपने स्कॉलर के कोर आइडियाज के साथ एंगेज किया है। लास्ट कंटेंट क्वेश्चन। लेट्स क्रिएट अ शोडाउन, व्हाइट वर्सेस स्टुअर्ट। किसका मॉडल क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को बेहतर एक्सप्लेन करता है? ब्रिलियंट क्वेश्चन। जवाब है कि आपको दोनों चाहिए। व्हाइट का मॉडल क्राइसिस के रूट कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए परफेक्ट है, हमारी बढ़ती हुई पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। और स्टुअर्ट का? स्टुअर्ट का मॉडल ये समझने के लिए जरूरी है कि डिफरेंट सोसाइटीज फ्रॉम आइलैंड नेशंस टू डेजर्ट कम्युनिटीज क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को लोकली कैसे अडेप्ट करेंगी। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फैंटास्टिक। ओके लिसनर, योर प्रैक्टिस मोमेंट। पॉज द ऑडियो और कॉफी शॉप एनालॉजी का यूज करके मल्टीलिनियर एवोल्यूशन को किसी को समझाने की कोशिश करो। मेक इट फन। इन शॉर्ट, जूलियन स्टुअर्ट ने हमें सिखाया कि एक कल्चर को समझने के लिए आप उसे सिर्फ आसमान से नहीं देख सकते, आपको जमीन पर उतरना होगा और लोकल एनवायरनमेंट की पावर को रिस्पेक्ट करना होगा। Perfect. So we have the universal view from White and the particular view from Stewart. What happens when you put them together?
चलो नियो एवोल्यूशनिज्म को फिर से टैकल करते हैं, पर इस बार एक क्विक शॉर्ट नोट के रूप में। द क्वेश्चन इज नियो एवोल्यूशनिज्म 1997, ठीक है। the broad micro theme, the 20th century materialist revival of evolutionary thought, emphasizing technology, energy, and ecological adaptation as drivers of cultural change. एग्जैक्टली शॉर्ट नोट के लिए हमें कंसाइज और पंची होना पड़ेगा। इस सेक्शन को कहते हैं नियो एवोल्यूशनिज्म द ग्रेटेस्ट हिट्स। I love that title. ये क्विक समरी है। नियो एवोल्यूशनिज्म ने एवोल्यूशन के बेसिक आइडिया को लिया, उसमें से 19th सेंचुरी का रेसिज्म और गेसवर्क हटाया और उसे मटीरियलिज्म यानी टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की साइंटिफिक फाउंडेशंस पर दोबारा बनाया। The greatest hits. How about a quick analogy for the whole theory? लेट्स हियर इट। एक फिटनेस ऐप आपका जनरल एवोल्यूशन दिखाता है, आपका ओवरऑल फिटनेस स्कोर जो महीनों में इंप्रूव हो रहा है। ये लेस्ली वाइट का पार्ट है। ठीक है। पर वो आपका स्पेसिफिक एवोल्यूशन भी दिखाता है कि कैसे आपने रेनी डे पर अपना वर्कआउट अडेप्ट किया, आप जिम गए, वर्सेस अ सनी डे आप पार्क में दौड़े। ये जूलियन स्टुअर्ट का पार्ट है। पूरा ऐप न्यू एवोल्यूशनिज्म है। दैट्स अ फैंटास्टिक मॉडर्न एंड स्टिकी एनालॉजी। मॉडल आंसर के लिए इंट्रोडक्शन बहुत छोटा होना चाहिए। बस न्यू एवोल्यूशनिज्म को एक साइंटिफिक मटीरियलिस्ट रिवाइवल के रूप में डिफाइन करो जो फ्रांस बोआस के बाद आया। ओके, सुपर शॉर्ट इंट्रो। व्हाट अबाउट द बॉडी? The body should be 3 quick, powerful points. First, A. Universal evolution, Leslie White and V. Gordon Childe. सिर्फ एक लाइन, led by Leslie White with his law C is equal to ENT, this perspective saw overall cultural progress as a function of energy capture. Child का archaeological evidence mention कर दो. ओके, पॉइंट 1 डन। Second, B. Multilinear evolution, Julian Stewart. फिर से एक लाइन. In contrast, Julian Stewart's cultural ecology focused on how specific environments shape cultures, leading to multiple or multilinear paths of evolution. शोशो ने एग्जाम्पल ब्रीफली मेंशन करो। और तीसरा? थर्ड, सी, reconciliation and synthesis, Salins and Service. Marshall Salins and Elman Service synthesized these two views with the concepts of general and specific evolution, recognizing both overall progress and local adaptation. That's super clean. What's the best way to conclude a short note like this? एक पावरफुल कंक्लूडिंग लाइन के साथ जो उस स्कूल के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को समराइज करे, सबसे अच्छा है। Conclude by saying that new evolutionism was responsible for turning anthropology from a discipline of ethnographic curiosity into a scientific culturology. Culturology. That's a great word. Let's do some quick cross questions. Structure. Short note में केस स्टडीज को बिना वर्ड्स वेस्ट किए कैसे इंक्लूड करें? Just name them and state their one-line finding. जैसे Stewart's classic study of the Shoshone showed how a resource-scarce environment shapes a band-level society. Quick, informative, and to the point. Content. Salins and service का synthesis इतना important क्यों था? क्योंकि इसने व्हाइट और स्टुअर्ट के बीच की बड़ी इंटेलेक्चुअल बैटल को रिजॉल्व कर दिया। इसने दिखाया कि वो गलत नहीं थे, बस एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू देख रहे थे। इट ब्रॉट पीस टू द किंगडम। स्ट्रक्चर। आपने कल्चरोलॉजी वर्ड यूज करने को कहा, क्यों? क्योंकि ये लेस्ली वाइट का अपना टर्म है फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर। इसे यूज करना एग्जामिनर को एक सिग्नल है कि आप थ्योरी की स्पेसिफिक जार्गन और हिस्ट्री जानते हैं। इट्स एन इनसाइडर्स टर्म। कंटेंट। पैराबोलिक कर्व का आइडिया प्रॉपर्टी और नॉलेज के अलावा और कहां अप्लाई होता है? गवर्नेंस। सिंपल चीफडम्स में कम्युनल पावर थी, फिर मोनार्कीज आई विद हाईली प्राइवेट सेंट्रलाइज्ड पावर। अब हमारे पास डेमोक्रेसीज हैं जो एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनल पावर है। द पैटर्न रिपीट्स। स्ट्रक्चर। शॉर्ट नोट में इंट्रोडक्शन कितना लंबा होना चाहिए? मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस, सीधे पॉइंट पर आओ। शॉर्ट नोट्स इन्फॉर्मेशन की डेंसिटी के बारे में होते हैं, लंबे बिल्डअप के नहीं। फाइनल कंटेंट क्वेश्चन। इन अ नटशेल, नियो एवोल्यूशनिज्म आज भी रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि कोर डिबेट अभी भी जिंदा है। हर दिन हम टेक्नोलॉजी, वाइट्स व्यू और एनवायरनमेंट, स्टुअर्ट्स व्यू के इम्पैक्ट पर बहस करते हैं। जो सवाल उन्होंने पूछे थे वो आज पहले से ज्यादा रेलेवेंट हैं। Okay, quick fire round for the listener. Pause the audio. You've got 30 seconds. Try to explain neo evolutionism using the fitness app analogy. Your time starts now. इन शॉर्ट, न्यू एवोल्यूशनिज्म किसी भी स्टूडेंट ऑफ कल्चर के लिए एक एसेंशियल टूल किट है। इसमें अलग अलग लेंसेज हैं। यूनिवर्सल ट्रेंड्स के लिए एक वाइड एंगल लेंस, वाइट, लोकल डिटेल्स के लिए एक जूम लेंस, स्टुअर्ट, और ये देखने के लिए कि दोनों कैसे फिट होते हैं, एक पैनोरामिक लेंस, साइलेंस। आई लव दैट टूल किट एनालॉजी। अब जब हम न्यू स्कूल यानी न्यू इवोल्यूशनिस्ट्स को समझ गए हैं, लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम। हाउ एग्जैक्टली वर दे डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, द 19th century pioneers? Question is, how do the approaches of the 19th century evolutionists differ from those of the new evolutionists? Discuss 1993. ये क्लासिक क्वेश्चन है। The broad micro theme. The paradigm shift from 19th century unilinear psychological evolutionism to 20th century materialist and multidimensional neo-evolutionary frameworks. राइट इसको कहते हैं ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल, द एवोल्यूशन शोडाउन। ये एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। कोर डिफरेंस ये है 19th सेंचुरी इवोल्यूशनिस्ट प्रोग्रेस की एक सिंगल फिक्स्ड लैडर में विश्वास रखते थे और रीजन था साइकिक यूनिटी कि सब ह्यूमन माइंड्स एक जैसे काम करते हैं। और न्यू evolutionists? नियो इवोल्यूशनिस्ट ने कहा नहीं, मल्टीपल पाथ्स हैं और वो माइंड से नहीं बल्कि मटेरियल फैक्टर्स जैसे एनर्जी और एनवायरनमेंट से ड्राइव होते हैं। Let me try a simple analogy. Cooking. 19th century व्यू एक सिंगल यूनिवर्सल रेसिपी बुक की तरह है। हर कोई कहीं भी हो मस्ट फॉलो द एग्जैक्ट सेम स्टेप्स टू कुक अ सिविलाइज्ड मील। ओके। नियो एवोल्यूशनिस्ट व्यू एक रियल शेफ की तरह है। आप उन इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर कुक करते हो जो आपके किचन में है, एनवायरनमेंट और जो टूल्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी।
सिंपल है ना? दैट कुकिंग एनालॉजी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये डिफरेंस को इतना इंट्यूटिव बना देता है। मॉडल आंसर के लिए इंट्रोडक्शन में इस कोर डिफरेंस को क्लियरली स्टेट करना है। यूनिलीनियर मॉडल बेस्ड ऑन साइकिक यूनिटी से मल्टीलीनियर मॉडल्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक मटेरियलिज्म का शिफ्ट। Got it. Since the directive is discuss, I assume the body should be a direct comparison. यस, एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। चलो इसे 3 थीम्स में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, ए कंसेप्चुअल डिफरेंसेस इन एवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरीज। क्लासिकल अप्रोच स्ट्रिक्टली यूनिलीनियर था। टेलर और मॉर्गन ने यूनिवर्सल स्टेजेस प्रपोज किए, सैवेजरी, बार्बेरिज्म, सिविलाइजेशन, सबके लिए एक ही रास्ता। और neo-evolutionary? न्यू एवोल्यूशनरी अप्रोच पैराबोलिक या मल्टीलीनियर था। उन्होंने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ रिजेक्ट किया और मल्टीपल पाथ्स की बात की, जैसा स्टुअर्ट के शॉशॉन एग्जाम्पल में देखा। So one road versus many roads. What about the engine driving the car? वो दूसरा पॉइंट है। बी कॉजल मैकेनिज्म्स, साइकिक यूनिटी वर्सेस मटेरियलिज्म। 19th सेंचुरी का इंजन था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। आइडिया था कि ह्यूमन माइंड हर जगह सेम है, इसलिए लोग सेम चीजें सेम ऑर्डर में इन्वेंट करेंगे। और नई गाड़ी का इंजन? नियो एवोल्यूशनिस्ट इंजन मटेरियलिज्म था। उनके लिए ड्राइवर एनर्जी और टेक्नोलॉजी थे, जो वाइट के लॉ C=E/T से बेस्ट एक्सप्लेन होता है। आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का एग्जाम्पल यहाँ फिर से यूज कर सकते हैं। Okay, different paths, different engines. How did they collect the data? वो तीसरा और सबसे क्रूशियल डिफरेंस है। सी मेथोडोलॉजी एंड एविडेंस। ओल्ड स्कूल आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी थी, वो ट्रैवलर्स अकाउंट्स और सर्वाइवल्स नाम के एक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते थे। और न्यू स्कूल? न्यू स्कूल एम्पिरिकल थी, वो आर्कियोलॉजी और एथनोग्राफी से हार्ड डेटा पर जोर देते थे। वी गॉर्डन चाइल्ड यहाँ परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यूज करके मटेरियल रेवोल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया। Armchair versus field work. That's a huge difference. How should we conclude this answer? कंक्लूजन को समराइज करना चाहिए कि फंडामेंटल शिफ्ट स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस को डिफाइन करने से अडेप्टिव मैकेनिज्म्स को समझने तक का था। और एक टॉप टियर कंक्लूजन के लिए आप सेलेंस एंड सर्विस का आइडिया ला सकते हैं कि शायद दोनों स्कूल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। That's a very sophisticated way to end. Cross questions के टाइम पर structure. Discuss या compare and contrast question के लिए अक्सर बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एक थेमैटिक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, जैसा हमने अभी लेआउट किया। थीम्स बनाओ, जैसे ट्रेजेक्टरी, कॉजल मैकेनिज्म और मेथोडोलॉजी, और हर थीम के अंडर दोनों स्कूल्स को डिस्कस करो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए टेबल हाईली रिकमेंडेड है। Content. ये 19th सेंचुरी का साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का आइडिया रीजनेबल लगता है, पर ये इतना फ्लॉड क्यों था? क्योंकि ये बहुत एथनोसेंट्रिक था। उन्होंने मान लिया था कि वेस्टर्न माइंड और वेस्टर्न सोसाइटी सबसे इवॉल्व्ड एंड पॉइंट है और बाकी सब उसी लैडर पर नीचे हैं, बस कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने का एक फ्रेमवर्क था। That's a dark side to the theory. Content again. सर्वाइवल का एक और अच्छा एग्जांपल क्या है? किसी के छींकने के बाद ब्लेस यू कहना, ये उस टाइम से एक सर्वाइवल है जब लोग मानते थे कि छींक से आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है। हम अब भी कहते हैं, पर ओरिजिनल बिलीफ चला गया है। स्ट्रक्चर. वी गॉर्डन चाइल्ड को इस आंसर में कहां फिट करें टू हैव द मोस्ट इंपैक्ट? वो मेथोडोलॉजी एंड एविडेंस सेक्शन में परफेक्टली फिट होते हैं। वो एक नियो एवोल्यूशनिस्ट का अल्टीमेट एग्जांपल है, जिन्होंने हार्ड एम्पिरिकल आर्कियोलॉजिकल डेटा यूज किया, आर्म चेयर स्कॉलर्स के आराम से की गई बातों के बिल्कुल विपरीत। कंटेंट. क्या नियो एवोल्यूशनिस्ट ने साइकिक यूनिटी के आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था? मोस्टली यस. उन्होंने मटेरियल एक्सप्लेनेशंस को साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पर प्रेफर किया, लेकिन मॉडर्न कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमारा शेयर्ड ब्रेन स्ट्रक्चर कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न जरूर बनाता है। तो आइडिया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस रीफॉर्मुलेट हो गया है। फाइनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन, इस कंपैरेटिव आंसर के कंक्लूजन को पावरफुल कैसे बनाएं? सहेलेंस एंड सर्विस के सिंथेसिस को मेंशन करके। ये दिखाता है कि आप सिर्फ डिफरेंसेस लिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप थ्योरी के इवोल्यूशन को ही समझ रहे हैं कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में ग्रो हुई। Let's practice. Pause the audio for a moment. Use that amazing cooking analogy to explain the difference between unilinear and multilinear evolution. Go. In short, पैराडाइम शिफ्ट कल्चर को एब्स्ट्रैक्ट माइंड का प्रोडक्ट देखने से उसे मटेरियल लाइफ का एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट देखने तक का था। Fantastic. So we've contrasted the old school with the new school. Let's do one more quick drill on the core ideas of the new school. एक और नोट, इस बार एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पर। The question is, write note on neo-evolutionism and cultural ecology, 1989. ठीक है। The broad micro-theme, the post-Bosian shift from psychological unilinear models to scientific, materialist and ecological paradigms of cultural development. राइट। इसको सोचो कि ये दो क्लोजली रिलेटेड आइडियाज के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है। चलो, इस सेक्शन को कहते हैं द पावर कपल, नियो एवोल्यूशनिज्म एंड कल्चरल इकोलॉजी। The power couple, I love it. ये इस बारे में है कि ये दोनों आइडियाज एक साथ कैसे काम करते हैं। सिंपल टर्म्स में, नियो इवोल्यूशनिज्म बड़ा व्हाट प्रोवाइड करता है, कल्चर्स इवॉल्व एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और कल्चरल इकोलॉजी स्पेसिफिक हाउ प्रोवाइड करता है, वो अपने यूनिक लोकल एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करके ऐसा करते हैं। ओके, लेट मी ट्राई एन एनालॉजी फॉर दिस रिलेशनशिप। चलो। द इवोल्यूशन ऑफ कार्स। नियो इवोल्यूशनिज्म कार्स का जनरल ट्रेंड है कि वो टाइम के साथ फास्टर, सेफर और मोर एफिशिएंट हो रही हैं। ये जनरल इवोल्यूशन है। ठीक है। बट कल्चरल इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है क्यों माउंटेनस रीजन्स में रगड एसयूवीज पॉपुलर है और क्राउडेड पोल्यूटेड सिटीज में स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स। ये स्पेसिफिक इवोल्यूशन है। दोनों मिलकर ही पूरी स्टोरी बताते हैं। That car analogy is perfect for this question.
मॉडल आंसर के लिए इंट्रोडक्शन में नियो एवोल्यूशनिज्म को ब्रॉड पोस्ट बोआस मटीरियलिस्ट फ्रेमवर्क के रूप में डिफाइन करना है. And the body. How do we connect the two ideas? The body should show how they complement each other. First, A. Neo-evolutionism. Energy and universal progress. Leslie White और V. Gordon Child के यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव को डिस्कस करो. ये है what. Okay. Second, B. Cultural ecology and multilinear evolution. अब पर्टिकुलराइजिंग फोर्स को इंट्रोड्यूस करो. जूलियन स्टुअर्ट के मल्टीलिनियर पार्ट और उनके कल्चर कोर कॉन्सेप्ट को मेथोडोलॉजी के रूप में डिस्कस करो, यानी हाउ. शो शोन एग्जाम्पल यूज करो. और फिर इनको जोड़ना है. हाँ. थर्ड, C. Reconciliation, general and specific evolution. सबको साउलेंस एंड सर्विस के साथ एक साथ लाओ, जिन्होंने इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को फॉर्मली कंबाइन किया. इस नोट के लिए बेस्ट कंक्लूजन क्या होगा? क्लासिक. इफेक्टिव कंक्लूजन यहाँ फिर से परफेक्टली काम करेगा. कंक्लूड कीजिए कि कल्चरल इकोलॉजी की स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी को इंटीग्रेट करके नियो एवोल्यूशनरिज्म एंथ्रोपोलॉजी को एथनोग्राफिक क्यूरियोसिटी से एक साइंटिफिक कल्चरोलॉजी में ले गया. Great. Let's dive into some quick cross questions. Structure. इस नोट में एक स्टूडेंट नियो एवोल्यूशनरिज्म और कल्चरल इकोलॉजी के बीच कनेक्शन कैसे शो करे? क्लियर ट्रांजिशन फ्रेजेस यूज करो, जैसे while White's neo-evolutionary model focused on the universal, Julian Stewart zoomed in on the particular using cultural ecology. इससे एक लॉजिकल ब्रिज बनता है. कंटेंट. इस कॉन्टेक्स्ट में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाइट या स्टुअर्ट? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. जैसे एक छत को सपोर्ट करने वाले दो पिलर्स, एक के बिना दूसरा अधूरा है. एक मैक्रो थियरी देता है प्रोग्रेस की, दूसरा माइक्रो मेथोडोलॉजी देता है एडेप्टेशन की. स्ट्रक्चर. जो कंक्लूजन हमने अभी डिस्कस किया वो 1997 के नोट जैसा ही है. उसे फिर से यूज करना ठीक है. यस, एब्सोल्युटली. ये नियो एवोल्यूशनिज्म पर किसी भी क्वेश्चन के लिए क्लासिक और सबसे इफेक्टिव कंक्लूजन है. ये दिखाता है कि आप स्कूल ऑफ थॉट के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को समझते हैं. कंसिस्टेंसी इज अ स्ट्रेंथ हियर. कंटेंट क्वेश्चन. थोड़ा ट्रिकी. क्या स्टुअर्ट ने खुद को एक नियो एवोल्यूशनिस्ट माना था? दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. उन्हें अक्सर उनके साथ ग्रुप किया जाता था, पर वो वाइट जैसे यूनिवर्सल एवोल्यूशनिस्ट के काफी क्रिटिकल थे. वो अपने काम कल्चरल इकोलॉजी को एक अलग मेथोडोलॉजी मानते थे, ना कि एक बड़े स्कूल का हिस्सा. पर हिस्ट्री ने उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया है. स्ट्रक्चर. इस नोट में टेबल का इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है? या सिंथेसिस. और कॉलम 3, प्राइमरी कॉजल फैक्टर, एनर्जी, इकोलॉजी, एडेप्टेशन, प्रोग्रेस. फाइनल कंटेंट क्वेश्चन. इस पावर कपल ऑफ आइडियाज की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? इसने इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिसिप्लिन का एक सेंट्रल और वाइटल सबफील्ड बना दिया. आज हम सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट अडेप्टेशन पर इन फाउंडेशनल आइडियाज के बिना कोई सीरियस डिस्कशन नहीं कर सकते. Your turn again, listener. Use the car evolution analogy. Practice explaining how neo-evolutionism and cultural ecology work together. Pause and do it now. इन शॉर्ट, न्यू एवोल्यूशनिज्म ह्यूमन हिस्ट्री के ड्रामा के लिए ग्रैंड स्टेज सेट करता है और कल्चरल इकोलॉजी प्ले को डायरेक्ट करती है, ये दिखाते हुए कि हर एक्टर, हर सोसाइटी अपनी यूनिक सेटिंग के आधार पर कैसे परफॉर्म करती है. What a journey through evolution. But there's one more stop. A theory that takes materialism to its ultimate, logical, and sometimes controversial conclusion. Let's talk about cultural materialism. Question एक short note है. Cultural materialism, 15M 2019. ठीक है. The broad micro theme, the materialist explanation of cultural evolution and practice, where environment and economy determine social structure and ideology. राइट. चलो अपने फाइनल बिग आइडिया में चलते हैं. इसे हम कहेंगे कल्चरल मटीरियलिज्म. इट्स ऑल अबाउट द बेस. Nice title. ये मार्विन हैरिस द्वारा शुरू की गई एक रिसर्च स्ट्रैटेजी है. उनका कोर आइडिया सिंपल पर रेवोल्यूशनरी है. अगर आप किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस को समझना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब लगे, लोगों के बिलीफ से शुरू मत करो. तो कहाँ से शुरू करें? मटीरियल कंडीशन से शुरू करो. एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी. It's all about the base. Let me try an example. Go ahead. हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कॉफी कल्चर क्यों है? एक कल्चरल मटीरियलिस्ट जैसे मार्विन हैरिस कहते कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें टेस्ट पसंद है. तो क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबे काम के घंटे, हाई प्रेशर जॉब्स को प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए एक चीप लीगल स्टिमुलेंट की जरूरत है. कॉफी ब्रेक का कल्चरल रिचुअल सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्व करने के लिए एग्जिस्ट करता है. That is a perfect modern application of cultural materialist logic. मॉडल आंसर के लिए इंट्रोडक्शन में कल्चरल मटीरियलिज्म को मार्विन हैरिस की एक साइंटिफिक रिसर्च स्ट्रैटेजी के रूप में इंट्रोड्यूस करना है और उसका कोर प्रिंसिपल स्टेट करना है. Material conditions determine cultural practices. Okay, that's a clear intro. How should the body be laid out for this short note? इसके 4 क्विक पार्ट्स होने चाहिए. फर्स्ट, A, the tripartite model of society. हैरिस का 3 लेवल मॉडल एक्सप्लेन करना जरूरी है. नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर, बीच में स्ट्रक्चर और टॉप पर सुपर स्ट्रक्चर, और कॉजल एरो हमेशा ऊपर जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर. Okay, आगे? सेकंड, B, methodological orientation, ethic versus emic. एक्सप्लेन करो कि हैरिस ने एथिक, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव को एमिक, नेटिव्स ओन एक्सप्लेनेशन पर प्रायोरिटी दी. Third. थर्ड, C, सब्सटैंसिएटिंग केस स्टडीज. एग्जाम्पल जरूरी हैं. सबसे फेमस हैं इंडिया में सेक्रेड काउ, जो उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट एनिमल्स और फ्यूल के लिए एक रैशनल अडेप्टेशन है, और मिडिल ईस्ट में पोक प्रोहिबिशन, जो एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है. और लास्ट में? फोर्थ, D, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. ब्रीफली क्रिटिक्स मेंशन करो, जैसे इसे वल्गर मटीरियलिज्म कहा जाता है फॉर बीइंग टू सिंपलिस्टिक. That's a very comprehensive body. यस. How do we conclude it?
कंक्लूड ये कहकर कि क्रिटिसिज्म्स के बावजूद कल्चरल मटेरियलिज्म कल्चर को एक अडेप्टिव मैकेनिज्म के रूप में समझने के लिए एक पावरफुल, टेस्टेबल और साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। परफेक्ट। लेट्स गेट टू द फाइनल सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर फॉर अ शॉर्ट नोट, एक केस स्टडी को डिटेल में एक्सप्लेन करना बेहतर है या तीनों को ब्रीफली मेंशन करना? शॉर्ट नोट के लिए तीनों को ब्रीफली मेंशन करो। ये थ्योरी की वाइड एप्लीकेबिलिटी दिखाता है। द सेक्रेड काउ एक एब्सोल्यूट मस्ट मेंशन है, भले ही एक लाइन में हो। कंटेंट, कल्चरल मटेरियलिज्म लेस्ली वाइट के मॉडल से कैसे अलग है? दोनों ही बहुत मटेरियलिस्टिक लगते हैं। ग्रेट क्वेश्चन। ये स्केल और पर्पस की बात है। वाइट का मॉडल पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के यूनिवर्सल स्टेजेस के बारे में एक ग्रैंड थ्योरी है। हैरिस का मॉडल एक स्पेसिफिक रिसर्च स्ट्रैटेजी या टूल है पर्टिकुलर कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। हियर एंड नाउ एक टेलीस्कोप है, दूसरा माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर, एक स्टूडेंट ट्राइपार्टाइट मॉडल को अपने आंसर में विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? एक सिंपल पिरामिड क्लासिक और सबसे इफेक्टिव तरीका है। एक पिरामिड बनाओ जिसका बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडिल सेक्शन स्ट्रक्चर और टॉप सुपरस्ट्रक्चर हो। फिर बेस से ऊपर की तरफ एरोज बनाओ। कंटेंट, एमिक पर्सपेक्टिव को इग्नोर करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप मीनिंग खो देते हैं। कल्चर सिर्फ वो नहीं है जो लोग करते हैं, ये इस बारे में भी है कि वो क्यों सोचते हैं कि वो ये करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि हैरिस ने कल्चर की ह्यूमैनिटी, सिंबलिज्म और इमोशनल रिचनेस को हटा दिया। स्ट्रक्चर, क्रिटिसिज्म को आंसर में कैसे इंट्रोड्यूस करें बिना थ्योरी को कमजोर दिखाएं? उसे एक हेल्दी एकेडमिक डिबेट के रूप में फ्रेम करो। जैसे हैरिस's strong एनार्किटिक स्टैंस has sparked significant debate within anthropology, with symbolic anthropologists arguing that। ये दिखाता है कि आप पूरी एकेडमिक कॉन्वर्सेशन से वाकिफ हैं। फाइनल कंटेंट क्वेश्चन, क्या कल्चरल मटेरियलिज्म मॉडर्न आर्ट जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को एक्सप्लेन कर सकता है? एक डेडिकेटेड कल्चरल मटेरियलिस्ट जरूर कोशिश करेगा। वो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में सरप्लस वेल्थ और स्ट्रक्चर, लेजर टाइम वाला एक क्लास से लिंक कर सकते हैं। वो आर्ग्यू करेंगे कि आर्ट सिर्फ ब्यूटी के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में स्टेटस मार्कर भी है। That's a fascinating and provocative take. Okay, our final practice for today. Pause the audio और कल्चरल मटेरियलिज्म के प्रिंसिपल्स का यूज करके फास्ट फूड कल्चर के उदय को एक्सप्लेन करो। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचो। इन शॉर्ट, एक कल्चरल मटेरियलिस्ट के लिए ये समझने के लिए कि लोग क्या करते हैं, आप मंदिर, आर्ट गैलरी या पार्लियामेंट से शुरू नहीं करते। आप किचन, खेत और फैक्ट्री से शुरू करते हैं। And that is a wrap. What an absolutely incredible journey through the evolution of evolution itself. So, what does this all mean? हमने देखा कि कल्चरल एवोल्यूशन की स्टडी कैसे मैच्योर हुई। ये 19th सेंचुरी की एक सिंगल स्पेक्युलेटिव लैडर से 20th सेंचुरी के मल्टी डायमेंशनल साइंटिफिक अप्रोचेस ऑफ न्यू एवोल्यूशनिज्म तक पहुंची। हमने लेस्ली वाइट का मैसिव आइडिया अनपैक किया कि एनर्जी और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के इंजन्स हैं। फिर हमने जूलियन स्टुअर्ट के साथ जूम इन किया, जिन्होंने हमें दिखाया कि लोकल एनवायरनमेंट वो सड़क है जो इस इंजन को गाइड करती है। और हमने देखा कि मार्शल साइलेंस ने इन दोनों आइडियाज को ब्रिलियंटली सिंथेसाइज किया। और फाइनली हमने मार्विन हैरिस का कल्चरल मटेरियलिज्म एक्सप्लोर किया, एक पावरफुल टूल जो हमें मटेरियल फाउंडेशंस, द इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने पर मजबूर करता है। Here's a final thought for you to chew on. हमारे इस करंट एज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हम एक बिल्कुल नए कल्चरल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं? क्या हमारा कल्चर कोर इस नए टेक्नो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से फंडामेंटली रीशेक हो रहा है? और अगर हाँ, तो हमारा मॉडर्न डे वाइट, स्टुअर्ट या हैरिस कौन है जो इस सब का मतलब समझा रहा है? सोचिएगा जरूर। दिस वॉज सो मच फन। अगर आपने इस डीप एक्सप्लोरेशन को एंजॉय किया और यहां तक आ गए तो आप नॉलेज के सच्चे चैंपियन हैं। तो प्लीज थोड़ा प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब बटन स्मैश करें, कमेंट में अपना सबसे बड़ा टेक अवे बताएं और इसे उन सब के साथ शेयर करें जो सीखना पसंद करते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रोडक्शन को एनर्जी देता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप डिगिंग डीप।